वैंग भी कहता है कि अब सभी लोग चले जा चुके हैं और अब मैं इस जायंट बेबी को आसानी से मार सकता हूँ। वो जायंट बेबी होता है, अभी भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था। वैंग कहता है कि हेलो मोस्टर, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, आओ मुझे खा लो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ अपने पापा का बदला ले लो। और वैंग अपने हाथ में क्यूबिक क्यूब रखा हुआ था और कहता है कि अगर वो उसकी बॉडी में दाखिल हो गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। वो बच्चा अपने पापा का बदला लेने की बात से गुस्सा हो जाता है और उसके जो पेट में से पेट खुलने लगता है, उसके अंदर कई सारे दांत थे। वैंग कहता है कि अपना मुंह खोलो, और जो वैंग होता है वो अपनी पानी पे चलने वाली स्किल को यूज करता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। वो उसके पेट में चला जाता है और जो वो जायंट बेबी होता है वो भी अपना पेट बंद कर लेता है और वो भी रोने लगता है, उसने अपने पापा का बदला ले लिया है। वैंग भी उसके पेट में होता है और कहता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा घटिया है, ये बदबू बहुत ज्यादा मुझसे सहन नहीं हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है और मुझे उल्टी भी आ रही है। और वैंग भी कहता है ये पैंट इसके पेट के वायरस से गलने लग गई है और उसे मालूम नहीं है कि इसकी जो वायरस की शील्ड है वो कितनी देर तक चल पाएगी और उसे जल्दी करनी चाहिए। वैंग बिंग सिस्टम से कहता है कि सिस्टम सारे के सारे गोला बारूद निकालना शुरू कर दो। सिस्टम कहता है कि तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ, अगर इतने सारे बम निकाले गए तो तुम मर सकते हो। वैंग बिंग कहता है कि जो तुमने शील्ड वायरस मेरे अंदर इंजेक्ट किया है तो वो स्ट्रोंगर होना चाहिए और बस मेरे इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते रहो। सिस्टम कहता है कि ठीक है, और जो जायंट बेबी होता है वो मेंढक के पास आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है, रोने लगता है और उसे कुछ फील होता है, उसके पेट में कई सारे बम फट जाते हैं और बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। जाओ कहती है कि फैक्ट्री तो फट गई है और मियो कहती है क्या वैंग बिंग, वो और भी बड़ा धमाका हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और वैंग बिंग का हाथ निकलता है और कहता है कि आखिरकार ने ताजी हवा को सूंघ लिया है और जो ये शील्ड वायरस है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल है और ये मुझे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। वैंग कहता है कि लेकिन बहुत ज्यादा दुख रहा है, उसकी जो बॉडी बॉडी का कोना है वो सभी का सभी दुख रहा है और जो उसकी स्किन है वो भी जल चुकी है और उसे आवाज भी नहीं आ रही है, लगता है उसके कान भी फट चुके हैं और मेरी आंखें भी काली हो चुकी हैं। सिस्टम कहता है कि मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अभी तुम मरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंख, कान और बाकी जो सेंसेस है सभी के सभी इन्फेक्शन के खतरे से जूझ रही है और अगर तुम इस पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम मर सकते हो। पैंगविन कहता है कि बकवास बातें करना बंद कर दो, अभी भी मेरे पास फेरी बिन है। वो एक खा लेता है और जो उसकी बॉडी है रिकवर होने लगती है। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो गई है और लेकिन अभी भी उसकी आंखें धुंधली क्यों दिख रही है, क्या ये फेरी बिन यूजलेस है? सिस्टम कहता है कि तुम चिंता मत करो, फेरी बिन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो तुम्हारी चोटें हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस है और ये थोड़ा टाइम लेगा रिकवर होने में, इसलिए तुम थोड़ा सा इंतजार करो। बाइमिन कहता है कि मैं तो डर ही गया था और मेरे बाल में गंजा कैसे हो गया, और वो खांसने लगता है और कहता है कि ये बंदा कौन है जो मेरे सामने खड़ा है, क्या जायू और मियाओ मुझे ढूंढने के लिए वापस आ गए? वैंग कहता है कि अंकल अंकल, अभी यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था और आप इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए हैं? पीछे मुड़कर देखता है। वैंग कहता है कि मैंने इसको तो कहीं पर देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और कहता है कि ये तो वो जो मेमोरी लोडिंग होने लगती है और वो देखता है कि ये बंदा एक डिलीवरी की जॉब करता था और जो उसका बेटा है उसे बीमारी हो जाती है, वो परेशान था, अपने बेटे को कैसे बचाएगा। वो अपने घर जाता है और अपने बेटे को देखता है और उसके पास ही रोने लगता है और फिर वो अपने बेटे को लेकर जाने लगता है। वो अपने बेटे को पीछे रख बांध कर डिलीवरी करने जाता है। वो डिलीवरी करता, पैसे लेता और एक दिन बारिश होने लगती है और वो लोग स्कूटी से गिर जाते हैं। वो देखता है कि उसका बच्चा ठीक है क्या और फिर वो डिलीवरी करने जाता है। जो डिलीवरी वाला बंदा होता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट आए हो और मैं अब डिलीवरी नहीं लूंगा, वो गेट बंद कर देता है और अब वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो अपने फोन में चेक करता है, आज उसने सिर्फ 140 रुपए ही कमाए हैं। वो रोने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा कम है और वो अपने घर जाता है और ये सब वो सोच ही रहा था, तभी बाहर से आवाज आती है कि जोम्बी आ गए हैं, यहाँ पर जोम्बीज आ गए हैं और ये काट रहे हैं। बाहर अफरा तफरी मच जाती है और ये भी देखने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। वो अपने बच्चे को संभाल रहा होता है और तभी वो सोचता है कि वो अपने बच्चे को ज़ोंबीज को खाने नहीं देगा और वो अपने बच्चे को सामने लिटाता है और वो उसी का गला दबा देता है। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे को ज़ोंबीज के हवाले नहीं होने देना चाहता था और ना ही वो चाहता था कि उसका बेटा एक ज़ोंबी बने। और जब वो मर जाता है तो वो भी अपने हाथ पर कट मारता है ताकि ज़ोंबी उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उससे पहले वो जो खून होता है अपने बेटे के मुंह में डालता है। ज़ोंबीज खून को सूंघकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो कहता है कि बेटा तुम अच्छे बेटा हो और अब पापा तुम्हें कभी और भूखा नहीं रहने देंगे, और अगर वो ज़ोंबी बन गया तो तुम्हारे पापा तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। और वो उसे गले लगा लेता है। वो सारे ज़ोंबीज उसके सामने घुटने टेकते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो भी एक ज़ोंबी बन गया था, उसे भी पहले से किसी ने काट लिया था और उसके सामने उन्हीं की आत्मा खड़ी होती है और वो धीरे धीरे करके चली जाती है और थैंक यू कहती है
और वैंग कहता है कि अभी उसने क्या उसकी आत्मा को देखा या फिर क्या उसका ये भ्रम है, शायद सिस्टम खराब हो गया है और ये सिस्टम मुझसे पहले ज़ॉम्बी किंग को मरवाता है और फिर उनकी अच्छी यादें दिखाकर मुझे दुखी कर देता है। आखिरकार ऐसा करने का मकसद क्या है? वो सिस्टम कहता है कि बधाई हो, तुमने ज़ॉम्बी किंग को हरा दिया है और तुम्हें तुम्हारी नई स्किल अनलॉक हो चुकी है। वो थी फिजिकल रिजनरेशन। इस स्किल की मदद से वो अपनी जो डैमेज बॉडी के पार्ट हैं उन्हें दोबारा से रिजनरेट कर पाएगा, जैसे वो जायंट बेबी कर रहा था। और जो रिकवरी होगी वो तुम्हारे चोट पे डिपेंड करेगी और स्किल को अपग्रेड करने के लिए तुम्हें ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। उसकी कई सारी ज़ॉम्बी स्किल हो जाती हैं। वैंग कहता है कि उसे तो फिजिकल रिजनरेशन स्किल मिल गई है और उसकी कई सारी जो स्किल्स थी वो भी अपग्रेड हो जाती हैं और अभी उसे जायु और बाकियों के पास जल्दी से जाना चाहिए, नहीं तो वो सोचेंगे कि धमाके में वो मर गया। और वो अपने जो क्यूब में से कपड़े निकाल कर पहन लेता है। वो सभी के सभी वैंग बिंग की चिंता में उसकी तरफ भागते हैं और वैंग बिंग भी कहता है कि जायु मैं आ रहा हूँ। अपने जेट स्काई की मदद से उड़ते हुए आ रहा था। जायु कहती है कि देखो म्याऊ, वैंग बिंग वापिस आ गया और वैंग बिंग की तरफ वो भागकर चिपट जाती है। जायु कहती है कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वैंग बिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। म्याऊ भी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें वापिस आकर देखकर मेरा दिल शांत हो गया है। वैंग बिंग कहता है कि तुम दोनों मेरा इंतजार कर रहे थे, इसीलिए मुझे वापस आना तो था ही। जायु कहती है लेकिन तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? क्या उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे हेयर कटिंग कर दी? वैंग बिंग कहता है कि ये समझाना मुश्किल है और इसके बारे में बात मत करो। वैंग कहता है कि तो हमें वापस चलना चाहिए। वहाँ पर बाकी सर्वाइवर्स थे, वो कहने लगते हैं कि जाओ के आने के बाद जो उनकी स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वो स्टेशन की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। और वहाँ पर सोल्जर बताते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा दुर्घटना हो गई है और एक बंदे ने बंदूक चलाकर हमारे ओल्ड फू को मार दिया है और अब आप आ गए हो तो अब आप ही यहाँ सिचुएशन को संभालो। और अभी सिर्फ कुछ ही 100 मीटर बचे हैं स्टेशन तक पहुंचने के लिए और सभी के सभी अब शांत है और थोड़े से खुश भी हैं। और अब एक दिन और एक रात के बाद वो लोग अपनी लोकेशन पर आ जाते हैं। वो सभी लोग खुश थे कि आखिरकार वो पहुंच गए हैं और हम अब सेफ हैं। वो जाओ भी कहते हैं कि आखिरकार हम पहुंच चुके हैं और ऐसे देखकर लगता है कि कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बदला है। वो छोटा बच्चा कहता है कि देखो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये स्टेशन डिस्ट्रिक्ट 7 था। वो एक पहाड़ में बड़ा सा गेट था। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, देखो भाई कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, मुझे देखकर बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा है। उसके अंदर से कई सारे सेफ और मास्क पहनकर सूट वाले लोग आते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग अपने हाथ ऊपर करो और कोई भी नहीं हिलेगा। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो आम आदमी हैं और हमें गोली मत मारना। लिल कहता है कि आप सभी लोग नर्वस मत हो, ये तो बस एक रूटीन चेकअप है। और जाओ कहती है कि सभी लोग डरो मत और चेकअप के लिए एक लाइन लगा लो। वैंग कहता है कि देखो ये स्टेशन मुझे ठीक ठाक लग रहा है और यहाँ पर जो फैसिलिटीज होगी वो भी अच्छी होगी शायद। मेंटर कहता है कि डांजो की बहन अब यहाँ पर आराम से रह सकती है। डांजो की बहन कहती है कि अब डांजो और मुझको कभी दोबारा फ्यूचर में अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। जायु कहती है कि वैंग वो उसके साथ कहीं भी रह सकती है जब तक वो उसके साथ रहेगा। वैंग कहता है कि जायु तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। और जो वो सूट पहनने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी मैं उनको देख कर आता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अमेजिंग आर्मर कार खड़ी है। वो कहते हैं कि ऐसी कार मैंने पहले कभी नहीं देखी है, आखिरकार तुम लोगों को ये कहाँ से मिली है? वैंग कहता है कि कार बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन वो फिर से पूछते हैं कि आखिरकार तुमको ये आर्मी व्हीकल मिला कहाँ से? वैंग कहता है कि उसे ये एक खाली फैक्ट्री में मिला है। और जायु कहती है कि आखिर मामला क्या है? वो फिर से कहता है कि क्या खाली फैक्ट्री में? आखिरकार ये कहाँ पर है और तुम्हें ये ऐसे ही मिल गया है? ठीक है फिर हम इस आर्मी व्हीकल को एक्सेप्ट करते हैं। और वैंग कहता है कि तुम लोग हो, लेकिन क्यों ले रहे हो और ऐसे कैसे ले सकते हो? वो कहता है कि वो अपनी बंदूक को वैंग की छाती पर रखता है और कहते हैं कि हम ऐसे ले सकते हैं और कहता है कि हम तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने में जुटे हुए हैं और उसके बदले में हम ये ले सकते हैं। और जायु कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैंग की तरफ बंदूक करने की? और जाओ उस पर हमला कर देती है और अगर वो कहती है कि अगर तुम्हारी दोबारा हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। वैंग कहता है कि बहुत बढ़िया जाओ। वो बाकी जो सूट वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम में से एक पर हमला करने की? क्या तुम मरना चाहते हो? अभी मैं गोली चला दूंगा। वैंग उनके सामने खड़ा हो जाता है और मेंटर उसके पीछे आता है और कहता है कि अपनी बंदूक नीचे रख दो, हम लोगों से पंगा लेना चाहते हो और वो तुम हो जो तुम जीना नहीं चाहते हो और तुमने वैंग के ऊपर बंदूक कैसे रखी? अभी के अभी यहाँ पर धरे जाओगे, समझे? वो मास्क वाले कहते हैं कि ये लोग कोई आम लोग नहीं है और टीम वालों को बुला लो। छोटा बच्चा अपनी बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि आ जाओ, हम भी तुम्हारे लोगों से डरते नहीं है, आने तो जितने आने चाहते हैं। और एक और दूसरा कमांडर आता है, वो कहता है कि सभी के सभी शांत हो जाओ। और ये तो बहुत ज्यादा आम बात हो गई है, अब सभी लोगों के पास गन है और ज्यादा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है। और वो मिलिट्री कमांडर था। मियाओ कहती है कि कमांडर ये तो बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए था। वो कमांडर चिल्लाकर कहता है कि मैंने तुम लोगों को ये गन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दी थी, ना कि तुम जिंदा लोगों के ऊपर निशाना लगाओ और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए, समझ में आया? वो मास्क वाले कहते हैं कि सॉरी सर, समझ में आ गया है। जायु कमांडर के पास भागकर जाती है
और वो कमांडर कहता है कि जायू तुम्हें देखकर अच्छा लगा इतने दिनों बाद। जायू बताती है कि क्या हो गया है। वो कमांडर कहता है कि कुछ नहीं, बस ये छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और ये जवान लोग मुझे बहुत पसंद आए हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। वैंग कहता है कि कमांडर का धन्यवाद इन लोगों को सबक सिखाने का। कमांडर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस इस जगह पर शांति रखे रहना चाहता है और अगर तुम लड़ना ही चाहते थे तो वो लोग तुम्हें कभी भी मार नहीं पाते। जायू कहती है कि कमांडर अगर तुम आने में दोबारा देर करोगे तो वो उन्हें मार देगी। वैंग हंसने लगता है और कहता है कि ये हमारी जायू है, ये ऐसे ही कुछ न कुछ बोल देती है और आप इसकी बात का बुरा मत मानना। वो कमांडर कहता है कि कोई बात नहीं। जायू कहती है कि कमांडर हम इन्हीं लोगों की मदद से अभी तक जिंदा हैं। वो कमांडर कहता है कि मुझे सारी बात बताओ। वो कहती है कि इस पिंक कलर वाली का नाम है मियाओ और वो एक पहले पुलिस ऑफिसर थी और इसका निशाना बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये है वेंग, इसकी जो फाइटिंग स्किल है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और इसका निशाना भी बहुत ज्यादा टॉप नॉच है और ये बहुत ज्यादा रेयर है। और वेंगिंग अपने मन में सोचता है कि आशा है कि जाओ उसके जो ज़ॉम्बी स्किल के बारे में उन लोगों को नहीं बताएगी, नहीं तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है और वो तो बस सोने के ऊपर ध्यान देना चाहता है। और जाओ कहती है कि इन्हीं की मदद से हम 2 बार ज़ॉम्बी किंग को मार पाए हैं और स्टेशन तक सेफली आ पाए हैं। कमांडर कहता है कि क्या इन्हीं लोगों ने तुम्हारी मदद करी है। जाओ कहती है कि हाँ और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। वैंग अपने मन में कहता है कि कैप्टन जाओ तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है और उसने ज़ॉम्बी किंग को अकेले मारने की बात नहीं बताई है और अब वो गोल्ड पर अपना ध्यान दे सकता है। कमांडर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, तुम लोग 2 ज़ॉम्बी किंग को मिल गए और तुमने उन सभी को मार दिया और स्टेशन पर आसानी से आ गए। जाओ कहती है कि मिशन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन उनके कई सारे जो साथी हैं सोल्जर्स हैं वो मर गए हैं और वो उसी की गलती है। कमांडर कहती है कि जाओ तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ये पहले ही बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम इतने सारे लोगों को सेफली यहाँ तक ले आ पाई हो। कमांडर कहता है कि और तुम जब नौजवान, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जाओ की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा काम के बंदे हो सकते हो। और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम क्यों ना हमें ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें एक प्लाटून लीडर बना दूंगा अभी के अभी। वैंग भी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं बनना है और मेरी जो पर्सनैलिटी है वो आर्मी को ज्वाइन करने वाली नहीं है। और कहता है कि जाओ ने पहले ही मुझे बहुत ज्यादा हवा में उड़ा दिया है और मैं इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझ लिया है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि अगर वो उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया तो वो आर्मी में ही फंस कर रह जाएगा और फिर वो सोना कैसे ढूंढेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमांडर कहता है कि मैं तो बस एक सजेशन दे रहा था, तुम इतने ज्यादा सीरियस मत हो और तुम अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हो और बाद में मुझे बता सकते हो। और वो जाओ को कहता है कि हम इन लोगों के लिए बढ़िया सा बेडरूम तैयार कर दो, इन सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जाओ जाती है और कहती है कि मैं अभी करती हूँ। मियाओ कहती है कि वैंग ऐसा लग रहा है कि जाओ खुश नहीं है। वैंग कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है। जो कमांडर था वो कहता है कि तुम लोगों को बाद में मिलेंगे, अच्छा मैं चलता हूँ। वैंग कहता है कि ठीक है कमांडर, आराम से जाना। और जाओ जाने से पहले कहती है कि अभी उसे कुछ काम है इसलिए वो अभी जा रही है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि क्या वो इसलिए गुस्सा है कि उसने आर्मी ज्वाइन नहीं करी और मैंने उसको वादा किया था कि वो उसके साथ लड़ाई करेगा लेकिन अब उसने मना कर दिया है, लगता है ये मेरी ही गलती है। और जल्द ही लैटिन लीडर लिल ने उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दिया है। और हम ऊपर से व्यू देखते हैं कि जो ये गैदरिंग प्लेस है, सेफ जगह है, ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरी हुई है और बस अंदर जाने का एक ही रास्ता है। और यहाँ पर कई सारी सिटी दिख रही है और ये लोग पहाड़ों की मदद से ज़ॉम्बीज़ को दूर कर पा रहे हैं। और हर एक पहाड़ पर एक वॉच टावर है और जो कमांडर ने हमें घर दिया है वो बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन यहाँ पर बिजली है और अब उन्हें रात में अंधेरे में चलने की कोई जरूरत नहीं है। और हर एक कमरे में एक शावर है और यहाँ पर गर्म पानी 1 घंटे के लिए आता है। और ये कितना अमेजिंग है कि हम गर्म पानी में नहा पाए हर रोज। और सभी लोग थोड़ा सा खुश होने लगते हैं कि अगर हम सेफ जगह पर आ ही गए हैं तो हम चिकन लेग पीस क्यों नहीं खा पा रहे हैं। जायू कहती है कि वैंग, यहाँ पर 3 ही कमरे हैं और हम उन कमरों को कैसे बांटेंगे और मैं तुम्हारे ही कमरे में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वैंग कहता है कि मेंटर अपने आप कमरे छांट देंगे। मेंटर कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और मैं पहले ही डांजो के कमरे में और बाकियों के साथ एक कमरे में रहूंगा और अब बस एक ही कमरा बचा है और तुम तीनों उसी कमरे में चले जाओ। और वैंग कहता है कि अब मुझे तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। वो लिल थोड़ा सा रोने लगता है और कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा लकी है, 2 ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ एक कमरे में रह सकता है। वैंग कहता है कि लिल, क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने आप को ट्रेन कर सके। लिल कहता है कि हाँ। और वैंग डांजो की तरफ मुंह करता है और कहता है कि क्या तुम थोड़ा कुंफू सीखना चाहते हो। डांजो कहते हैं कि क्या मैं, और वो उस एरिया के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग आराम से बैठ जाओ। और मियाओ कहती है कि अभी देखने में मजा आएगा। और वैंग अपने मन में कहता है कि
ये प्लेटून लीडर लिल ने इतने सारे लोगों को हमारी लड़ाई देखने के लिए कैसे इकट्ठा कर लिया। और अभी वो लिल कहता है कि सभी के सभी ध्यान से देखना वैंग बिंग को, ये वही आदमी है जिसने ज़ोंबी किंग को अपने खाली हाथों से मार दिया, और देखकर सीखने की कोशिश करना। वैंग अपने मन में कहता है कि अरे भाई भाई, ये बताकर मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। और वो जो सोल्जर्स बैठे होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि क्या इतने छोटे बच्चे ने ज़ोंबी किंग को अपने खाली हाथों से पटक दिया, क्या ये सच भी है? और मैंने तो ये भी सुना है कि जाओ भी वैंग बिंग के साथ थी उस समय। और वैंग बिंग कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा जोर से बोल रहे हो और मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ, और थोड़ी देर में देखना कि मैं तुम सभी लोगों के मुंह पर कितने थप्पड़ मारूंगा। वो डांजो को कहता है कि डांजो आ जाओ, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। डांजो कहता है कि वैंग बिंग मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है और मुझे सिखाओ। वो डांजो उसकी तरफ बढ़ता है। वैंग बिंग उसे आसानी से डोज कर लेता है। वैंग बिंग कहता है कि डांजो तुम्हारी मूवमेंट तो बहुत ज्यादा स्लो है, तुम मुझे मार ही नहीं पा रहे हो। डांजो कहता है कि ये तो मेरी सबसे फास्ट स्पीड है, और फिर से वो अपना मुक्का वैंग बिंग की तरफ बढ़ा देता है। वैंग बिंग उसे ब्लॉक कर लेता है और डांजो फिर अपनी लात घुमाकर उसकी तरफ बढ़ा देता है। वैंग बिंग उसे भी डोज रोक लेता है। और वो सोल्जर्स कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये डांजो भी बहुत ज्यादा अच्छा है लड़ने में। डांजो फिर से अपना मुक्का करता है, वैंग बिंग फिर से उसे ब्लॉक कर लेता है। जायु कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि डांजो इतना अच्छा है और ये वैंग बिंग के लेवल पर होगा। वैंग बिंग भी अपने मन में कहता है कि डांजो की स्किल इतनी भी बुरी नहीं है, और वो कहता है कि अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और वैंग बिंग अपनी स्किल यूज करता है और डांजो दूर जाकर नीचे गिर जाता है। और सोल्जर्स कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये कैसी पावर है? मियो कहती है कि ये वैंग बिंग ने जो स्किल यूज करी है ये टाइची है। लिल होता है कि वो कहता है कि तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो और मुझे वैंग बिंग को आर्मी में ज्वाइन करवाने के लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। और वैंग बिंग कहता है कि डांजो क्या तुम ठीक हो? और डांजो कहता है कि भाई वैंग बिंग, ये तुमने कौन सी टेक्निक यूज करी है? और मेरी सारी की सारी पावर खत्म हो चुकी है, तुमने मुझे ऐसे कैसे उछाल दिया? और जल्दी करो, मुझे सिखाओ। वैंग कहता है कि मैंने टाइची यूज करी है और मैं तुम्हें ये सिखाने की ही सोच रहा था। और जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि नाटक करना बंद करो, तुम लोग तो बस आपस में ही खेल रहे हो। एक सोल्जर उठकर कहता है कि ये तो एक्टिंग है, ये तुम लोगों ने जो किया है ये सब कुछ नकली है, एक ही थप्पड़ में इतनी दूर कैसे उड़ सकता है कोई? और जो दूसरे होते हैं वो भी कहते हैं कि ये तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जायु कहती है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई वैंग बिंग से ऐसे सवाल पूछने की, और अभी मैं इनको खुद पीट कर आती हूँ। मियाओ कहती है कि जायु शांत हो जाओ। लिल कहता है कि क्या तुम दोनों लोगों के पास कोई प्रूफ है? तुम बस ऐसे ही कैसे कहने लग गए हो? और वैंग बिंग से माफी मांगो। और वो कहने लगते हैं कि लिल, आपने हमें बस इसलिए बुलाया है कि ताकि हम इस बच्चे को देख सके, और हम आप इसकी इंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये फेक लग रहा है और हम बंदरों को नहीं देखना चाहते हैं लड़ते हुए, और हम इन लोगों के साथ टीममेट भी नहीं करना बनना चाहते हैं। ये दोनों कूदते हुए अगली बंदर हैं। लील कहता है कि क्या तुम पिटने के लिए ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वैंग कहता है कि लिल, लगता है ये सोल्जर कुंग-फू को पहचान नहीं पा रहे हैं, लगता है इन्होंने कभी पहले कुंग-फू को देखा नहीं है। और तुम्हारे जो डाउट है उन्हें क्लियर करने के लिए तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ लड़ने के लिए आ सकता है। वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ना मैं तुम्हारे साथ कर लूं। और जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस बच्चे ने तो अपने आप को फंसा लिया है। और वैंग कहता है कि लेकिन रुको एक मिनट, मुझे भी कुछ कहना है। वो कहता है कि मेरी वैंग भी कहता है कि तुम दोनों के अलावा और कौन है जो मेरे साथ लड़ना चाहता है? वो कहने लगते हैं कि क्यों ना हम सभी लोग एक साथ चलें। और वो सोल्जर खड़ा होकर कहता है कि हम सभी लोग एक साथ चलेंगे, क्या तुम अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो? डांजो कहता है कि वैंग भी, ये 10 लोग हैं तुम्हारे सामने और सभी के सभी मोटे तगड़े हैं, क्या तुम इन सभी को से निपट पाओगे? वैंग बिंग कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जायु कहती है कि क्या इतने सारे लोगों को वैंग बिंग अकेले निपट पाएगा? मियाओ कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैंग बिंग के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो अपने मन में कहती है कि मुझे वैंग बिंग पर भरोसा है। और वो सारे के सारे सर्कल के अंदर आ जाते हैं। और सोल्जर कहता है कि एक मिनट रुको, और मुझे आशा है कि तुम फाइट के बाद अपने सारे के सारे दांत ढूंढ पाओगे। और जो दूसरा कहता है कि तुम बच्चे, तुम अभी शायद मर सकते हो। लेकिन उससे पहले ही विंग विंग अपनी जो कुंग फू स्किल है वो यूज करने लगता है और एक पोज में खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सभी के सभी एक साथ हमला करो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और वो सोल्जर भी गुस्से आने लगते हैं कि ये पिद्दू सा हमें धमकी दे रहा है, चलो सभी के सभी इसे पीटते हैं। वो सभी के सभी मिलकर इस वैंग विंग पर हमला कर देते हैं। वो कमांडर भी इसे देख रहा था और कहता है कि आखिरकार वैंग बिंग की असली रियल स्ट्रेंथ देखने का मौका मिल गया है। और जो दूसरी तरफ वैंग बिंग ने जाओ को कपड़े दिए होते हैं, वो लोग उसी की छानबीन कर रहे थे। वो कमांडर कहता है कि ध्यान से देखो, ये बस एक कपड़ा ही तो है, क्या तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो क्या है? वो जो दूसरा साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो कपड़े का टेक्सचर है ये बहुत ज्यादा मजबूत है और मैग्नीफाई ग्लास से देखकर लगता है कि ये बुलेट प्रूफ है। और जाओ, आखिरकार ये तुम्हें मिला कहाँ से है? वो जाओ आती है और कहती है कि ये मुझे वैंग बिंग ने दिया था, वो मुझे रास्ते में मिल गया था हमारे मिशन के दौरान।
वो जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा नया दोस्त है वो सिंपल नहीं है। और वो कमांडर होता है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप वैंग बिंग को मिलिट्री में ज्वाइन करवा दोगे। लिल कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उस वैंग बिंग के पास आर्मी व्हीकल के अलावा कई सारे भारी भरकम गोला बारूद हैं और वो ज़ोंबी किंग के साथ अकेले ही अपने खाली हाथों से ही लड़ सकता है। और कैप्टन जाओ ने भी अपनी आंखों से ये खुद देखा है और आप इससे पूछ सकते हैं कि ये सच है कि नहीं। वो साइंटिस्ट सब पूछने लगता है कि अगर ये सच है तो वो बंदा बहुत ज्यादा रेयर है। वो जो दूसरा कमांडर होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर वो हमारी आर्मी को ज्वाइन करेगा हमारी आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और आपको कुछ और प्लान बनाना चाहिए ताकि आप उसे आर्मी में ज्वाइन करवा सको। जो उनका और ऊपर का लीडर होता है जो साइंटिस्ट है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा सा नहीं हो रहा है। और वो कमांडर कहता है कि लिल एक काम करो और वैंग बिंग को गुस्सा दिलाओ और हम वैंग बिंग की पावर देखना चाहते हैं अपनी खुद की आंखों से। वो लिल कहता है कि ठीक है, मैं खुद वैंग बिंग की असली स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। उसने सभी सोल्जर्स को गिरा दिया होता है और वो नीचे पड़े होते हैं। और वैंग बिंग कहता है कि अभी भी ऐसा कोई है जो मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं है, टाइची बहुत ये कुंग-फू बहुत बढ़िया है। और डांजो और वैंग जायू ये भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया वैंग बिंग, तुम एक अच्छे टीचर हो बनोगे। और जायू वैंग बिंग के गले लग जाती है और कहती है कि वैंग बिंग क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो। वैंग कहता है कि कोई बात नहीं है, मैंने अभी बस अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ यूज करी। और पीछे से कलील आता है, वो कहता है कि वैंग बिंग हम सबके सामने तुम ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। और जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई इसके पास तो इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं लेकिन क्यों मेरे पास एक भी नहीं है। वैंग कहता है कि अरे भाई तुम लोग जलो मत। और कहने लगता है कि ये जो स्किल है मेरे मास्टर ने मुझे सिखाई है। और सभी लोग कहते हैं कि वैंग भाई वैंग मुझे अपना चेला बना लो, मैं तुम्हारा कुत्ता बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ। और जाओ कहती है कि देखा आपने, मैंने झूठ नहीं कहा था और अब आपने अपनी आंखों से ही देख लिया है वैंग बिंग की पावर को। जो वो मोटा साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि ऐसे बंदे को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसे अभी ही आर्मी में ज्वाइन करवा लो। और वो साइंटिस्ट कहता है कि हमें पता चला है कि जो बाहर ज़ॉम्बीज हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं और अब हमें लोगों को बचाना चाहिए। जाओ कहती है कि कमांडर ने पहले ही वैंग बिंग को आर्मी में ज्वाइन करने का कहा था लेकिन उसने मना कर दिया है और वो नहीं चाहता है कि हम उस पर और ज्यादा प्रेशर बनाए मिलिट्री में ज्वाइन करने का। वो साइंटिस्ट कहने लगता है कि तुम्हारे कमांडर ने उसे ये नहीं कहा होगा कि अगर वो मिलिट्री ज्वाइन करेगा तो हम उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर देंगे और जो वो चाहेगा उसे दे देंगे। और जाओ तुम तो वैंग बिंग को जानती ही होगी, तुम उसके पास जाओ और उसको कहो कि अगर वो मिलिट्री ज्वाइन करेगा तो हम उसकी सारी जरूरतों को पूरा कर देंगे। जाओ कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसके पास चीजों की कमी है और उसके पास तो कोका कोला और सिगरेट भी है दूसरे लोगों को देने के लिए। वो दोनों चौंक जाते हैं, कहते हैं कि क्या सच्ची में उसके पास कोका कोला है। और जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि क्या अभी भी सिगरेट बची हुई है इस दुनिया में। और ऐसा लगता है कि हम उसे ऐसी चीजों को देकर उसे ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे और हमें कुछ और चीजें सोचनी पड़ेगी और हम ऐसे बंदे को आखिरकार दे ही क्या सकते हैं। और जायु बाहर कमरे के देखती है कि अब बहुत ज्यादा शांति हो गई है, सभी लोग सो चुके होंगे। वैंग वो सभी लोग सो चुके हैं और वो कहती है कि म्याऊ धीरे से चलो, इतना ज्यादा जल्दी मत चलो। और वैंग कहता है कि हम सभी को एक साथ सोने के लिए चले जाना चाहिए। म्याऊ कहती है कि ठीक है और अपने मन में सोचती है कि अभी भी मुझे नहीं मालूम है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। मियो कहती है कि मैं और जायु एक साथ सोएंगे और तुम नीचे सोओगे। वैंग कहता है कि क्या, लेकिन ये जमीन तो गीली है और मुझे डर लग रहा है। और म्याऊ कहती है कि तुमने ज़ोंबी किंग को अपने खाली हाथों से मार दिया है और तुम मुझे अभी ये कह रहे हो कि तुम्हें गीले से डर लगता है, बहाने मत बनाओ। जायु कहती है कि म्याऊ मैं भी वैंग के साथ सोना चाहती हूँ। और जायु कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक कोने में सो जाऊंगा जायु की साइड में और तुम जायु की साइड में सो जाना। म्याऊ कहती है कि जायु अगर तुम वैंग विंग को अपने बेड में सोने दोगी तो तुम्हें क्या डर नहीं लगता है कि वैंग विंग और भी लड़कियों को एक साथ सोने के लिए ले आएगा। और तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि वैंग विंग बार बार जायो को घूरे जा रहा था। वैंग विंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जाओ तो बहुत ज्यादा शरीफ है, वो तो बस। और जायो भी गुस्सा आ जाती है और कहती है कि म्याऊ ठीक कह रही है और मैंने भी तुम्हें जाओ को घूरते हुए देखा है बार बार और अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है, तुम अब अकेले सोओगे। म्याऊ कहती है कि जायो तुम नहा कर आ सकती हो और वो बाकी ख्याल रख लेगी। और वैंग बिंग वहीं रोने लग रहा था, उसे जमीन पर नहीं सोना है। और जायु कहती है कि म्याऊ ये तो बस एक जग गर्म पानी है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें हम तीनों नहा पाएंगे। और वो कहती है कि क्यों ना हम तीनों एक साथ नहा लें। म्याऊ कहती है कि अगर पानी नहीं है तो हम एक साथ नहा सकते हैं। और वैंग भी वहीं खुश होने लग जाता है कि अब उसे भी उनके साथ नहाने का मौका मिलेगा। म्याऊ कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, हम दोनों एक साथ नहाएंगे, तुम ठंडे पानी में नहाना। और म्याऊ कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो, नहीं तो वो गेट बंद कर लेते हैं। वैंग विंग फिर से रोने लगता है और कहता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा जल्दी जलने लग जाती हैं। म्याऊ कहती है कि अगर पानी नहीं है तो हम
एक साथ नहा सकते हैं। और वैंग भी वहीं खुश होने लग जाता है कि अब उसे भी उनके साथ नहाने का मौका मिलेगा। म्याऊ कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, हम दोनों एक साथ नहाएंगे, तुम ठंडे पानी में नहाना। और म्याऊ कहती है कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो, नहीं तो वो गेट बंद कर लेते हैं। वैंग भी फिर से रोने लगता है और कहता है कि लड़कियां बहुत ज्यादा जल्दी जलने लग जाती है। और अगले दिन वैंग बिंग और म्याऊ आमने सामने होते हैं और म्याऊ कहती है कि वैंग बिंग हमला करो और मैं तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगी। वैंग बिंग कहता है कि तो आ जाओ फिर, मैं भी अब रहम नहीं दिखाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। और जायू कहती है कि म्याऊ दिखा दो वैंग बिंग को, उसे पूरी तरह मारना और उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए लड़कियों के साथ ऐसी बात करने की। म्याऊ कहती है कि तुम चिंता मत करो जायू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और वैंग बिंग को बहुत मारूंगी। और उसकी तरफ वो बढ़ चलती है, वो अपना पंच मारती है। वैंग बिंग उसे आसानी से डोज कर लेता है और कहता है कि म्याऊ तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी जो स्पीड है वो तो बहुत कछुए की चाल है और जो तुम्हारी टेक्निक है उसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं। वैंग बिंग अपना हाथ म्याऊ की तरफ बढ़ाता है, लेकिन म्याऊ उसे डोज कर लेती है और अपनी लात वैंग बिंग को मार देती है। वैंग बिंग कहता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जायू कहती है कि बहुत अच्छे म्याऊ। और वैंग बिंग अपने मन में कहता है कि उसने ही उनको हल्के में ले लिया था और कहता है कि तुम मेरी मेरी पत्नी हो और तुम इतनी पूरी तरह से मुझे कैसे मार सकती हो। म्याऊ कहती है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था और तुमने तो ज़ोंबी किंग को मारा है, और अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो मैं बहुत शर्मिंदा होती। वैंग कहता है कि ऐसे कंपेयर करने में तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। और म्याऊ कहती है कि तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ। और अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये वैंग क्या सोच रहा है। वैंग कहता है कि क्यों न एक शर्त लगा ली जाए, और अगर तुम मुझे एक बार भी छू पाओगी तो मैं अपनी हार मान लूंगा, और अगर मैं तुम्हें 3 बार छू लूं तो तुम मुझे रात में ही करने देना। और हंसने लगता है। म्याऊ कहती है कि तुम साले रास्कल, तुम हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में सोचने लगते हो। जायू कहती है कि म्याऊ वादा कर दो उसको, अगर वो हार गया तो हम उसे फ्यूचर में और लड़कियों को नहीं देखने देंगे और पास भी उनके भटकने नहीं देंगे। म्याऊ कहती है कि अब तो जायू ने भी बोल दिया है और मैं तुमसे वादा करती हूँ। और वैंग हंसने लगता है और कहता है कि अब की बार वो नहीं हारेगा। और वो म्याऊ की तरफ बढ़ पड़ता है और कहता है कि आज तो म्याऊ उसकी है। म्याऊ कहती है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। और वैंग कहता है अपने पीछे देखो, और उसके पीछे वाड़े पे वो थप्पड़ मार देता है। और म्याऊ कहती है कि वैंग तुम रास्कल हो। और जायू कहती है कि वैंग म्याऊ तुम्हें अगली बार जरूर पीटेगी। म्याऊ उसको अपनी लात मारती है। वैंग फिर से डोज कर लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और वो म्याऊ अपना मुक्का बढ़ा देती है और कहती है कि तुम अब कब की बार इसे डोज नहीं कर पाओगी। और वैंग कहता है कि मैंने कब कहा मैं इसे डोज करने वाला हूँ। और वो म्याऊ को पकड़ लेता है और किस कर लेता है। और म्याऊ कहती है कि तुम इसे दोबारा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही खेल रहे हो। वैंग कहता है कि म्याऊ तुम तो बहुत ज्यादा क्रूल हो, और क्या तुम्हें मेरी खुशियाँ बर्बाद करने में मजा आ रहा है। और म्याऊ कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की बिना मेरी परमिशन की, और अब मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगी। और उस पर वो अपनी किक मारती है और वैंग डरने लगता है, ओ भाई मैं अभी हारने वाला हूँ। और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ऐसे थोड़ी हार सकता हूँ। वो उसकी टांग पकड़ लेता है और फिर से उसे गोद में ले लेता है और कहता है कि म्याऊ तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, मैं पहले जीत चुका हूँ और अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। म्याऊ कहती है कि ठीक है फिर, मैं जो तुम कहोगे वो करूंगी। जायू कहती है कि अब मेरी बारी है और मैं भी वैंग के साथ शर्त लगाना चाहती हूँ। वो जो साइंटिस्ट होता है वो ताली बजाते हुए आता है और कहता है कि नौजवान, जाओ ने मुझे तुम्हारे बारे में सही बताया था और तुम बहुत ज्यादा स्किल हो। वैंग देखता है तो कमांडर जाओ है और ये टकला जाओ के साथ क्या कर रहा है। वो जाओ बताती है कि वैंग बिंग ये हमारे पॉलिटिकल कमिश्नर हैं। वैंग कहता है कि हेलो कमिश्नर, मेरा नाम वैंग है और जो मेरे लेफ्ट में है ये जायू है और ये दूसरी म्याऊ है। वो कमिश्नर कहता है कि लड़के तुम तो एक स्किल फाइटर हो। और वैंग कहता है कि आप तो मेरी बस ऐसे ही तारीफ कर रहे हो और मुझे तो 3 टांगों वाली कुंफू भी आती है। वो कमिश्नर कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा मजाक करते हो और जाओ ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। वैंग कहता है कि क्या सच्ची में जाओ ने सब बता दिया, आखिरकार उसने क्या कहा है, क्या उसने ये तो नहीं कहा कि। और वो जाओ की तरफ देखता है और जाओ उसे आंख मारती है और ऐसा इशारा करती है कि उसने बस थोड़ा सा बताया। कमिश्नर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि थैंक यू यंग मैन, अगर तुम नहीं होते तो हमारे कई सारे लोग मर जाते और अभी कुछ ही लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और मुझे तुम पसंद आए और जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं तुम्हें दिल से थैंक यू करता हूँ। वैंग कहता है कि अब हमें दुनिया के अंत में एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। और म्याओ भी कहती है कि वैंग बिंग सही कह रहा है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वो कमिश्नर हंसने लगता है और कहता है कि तुमने हमारी बहुत मदद कर दी है और मैंने तुम्हारे जो काम है वो सारे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता दिए हैं। और वो जाओ को कहता है कि जाओ उसको खोलो। वो जाओ होती है, वो उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर कई सारे आर्मी के मेडल थे और कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारे बारे में सुनने के बाद ये तय किया है कि तुम्हें हम अवार्ड दें, मेडल दें, और ये हमारी आर्मी का सबसे बढ़िया ऑनर है। वो मियाँ होती है, वो कहती है कि हाँ ये तो फर्स्ट क्लास मेरिट मेडल है और ये सबसे हाईएस्ट ऑनर है और क्या हम इसे डिजर्व भी करते हैं।
जाओ कहती है कि तुम्हारी जो बहादुरी है वो काबिले तारीफ है और इसलिए आपको ये हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है। जायू कहती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन हमें अवार्ड दे रही है, और वैंग को, जायू, ली, डांजो को भी, सभी को। वैंग कहता है कि ये अवार्ड तो मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी होगा और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। हमने तो बस थोड़ी सी ही मदद करी थी और ये सही नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया तो मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा और मुझे आर्मी का हिस्सा नहीं बनना है। वो कमिश्नर कहता है कि ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है जो हम तुम्हें दे सकते हैं। जाओ कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है और हम तुम्हारे जो काइंडनेस है उसे रिपे नहीं कर सकते हैं, और प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। वैंग कहता है कि ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो डब्बा ले लेता है। उन दोनों की आंखें मिलती हैं। जाओ कहती है इसको अब तुम अपनी जल्दी ले लो, नहीं तो मैं वापस ले लूंगी। वैंग कहता है कि कमांडर जाओ, आप तो बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं और आप जबकि बाद अभी हमें मिलने के लिए आए हैं, क्यों ना हम हमारी जगह पर चलें और जाकर कुछ बातें करें आज रात। कमिश्नर कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जाओ अभी ट्रांसफर की जाती है दूसरे जगह पर एक इंस्ट्रक्टर बनकर। जाओ कहती है कि क्या क्या तुम ट्रांसफर हो रही हो, और मुझे तो अभी भी तुमसे वो रेसल ट्रिक सीखनी थी। और वैंग भी कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी जा रही हो। जाओ कहती है कि वहाँ पर बस एक ही इंस्ट्रक्टर है और इसीलिए मुझे ही वहाँ पर जाना पड़ेगा एज अ टेम्पररी इंस्ट्रक्टर बनकर। कमिश्नर कहता है कि मुझे जाओ को भेजना पड़ा क्योंकि वहाँ पर कोई भी नया इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है, और अगर वहाँ पर कोई नया इंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा तो जाओ यहीं पर रह सकती है। और जाओ कहने लगती है कि क्या वैंग की स्किल इंस्ट्रक्टर के लिए काफी होगी। और वैंग कहता है कि जाओ चुप हो जाओ। मियाओ कहती है कि जाओ सही कह रही है और वैंग बिंग से अच्छा टीचर और कौन हो सकता है, और जाओ अब यहीं पर रह सकती है, वैंग बिंग चला जाएगा। और वैंग मियाओ को कहता है कि मियाओ ऐसा मत करो। और कमिश्नर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर वैंग जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और अगर वैंग इंस्ट्रक्टर बनने को तैयार हो गया तो हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और वैंग कहता है कि सिर्फ एक टीचर के रूप में ही। वैंग अपने मन में कहता है कि अगर आप एक टीचर बनते हो तो आप मिलिट्री के सीक्रेट भी जान पाओगे, और क्या पता मुझे सोने के बारे में भी जानकारी मिल जाए। वैंग कहता है कि कमिश्नर, मैं वैंग ये डिसाइड करता हूँ कि मैं एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। कमिश्नर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार तुम अब हम में से एक ही बन चुके हो। जाओ कहती है कि वैंग तो मना करने वाला था ना, लेकिन अब क्या उसने मेरी वजह से इंस्ट्रक्टर बनने का फैसला ले लिया। और वैंग कहता है कि लेकिन मेरी कोई एक कंडीशन है और मुझे नहीं मालूम है कि आप मेरी कंडीशन से एग्री कर पाओगे। और अब वो अपने जो जगह होती है वहां पर आ जाता है। वैंग छोटे बच्चे पर वो मेडल लगाता है। वो छोटा बच्चा कहता है कि वैंग ये क्या जरूरी है, क्या ये सच्ची में मेरे लिए है। वैंग कहता है कि जो तुमने निशाना लगाया था ना उस ब्रिज पर, उसकी मदद से कई सारे ज़ॉम्बीज मर गए थे, और हाँ ये तुम्हारे लिए ही है। और छोटा बच्चा कहता है कि मुझे शर्म सी आ रही है। वो छोटी बच्ची कहती है कि अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो ये मुझे दे दो। छोटा बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, ये मुझे वैंग बिंग ने खुद अपने हाथों से दिया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। वो मेंटर भी रोने लगता है कि उसने इतने साल पुलिस में काम किया और कभी भी ऐसा ऑनर रिसीव नहीं किया है, और अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है, और अब जाकर उसे एक मेडल मिला। तो वैंग कहता है कि डांजो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मैंने तुम्हें आर्मी में भर्ती करवा दिया है। डांजो कहता है कि लेकिन क्यों। और जाओ कहती है कि वैंग ने यही शर्त रखी थी कमिश्नर के आगे, और कमिश्नर ने तुम्हें प्लाटून लीडर बना दिया है। और डांजो कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो एक सोल्जर था पहले, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी सीधा डायरेक्टली प्लाटून लीडर बन जाऊंगा। मेंटर कहता है कि डांजो, क्या तुमने ये पहले नहीं कहा था कि तुम एक स्पेशल सोल्जर हो, और अब तुम्हारी जो विश है वो पूरी हो चुकी है। डांजो कहता है कि अगर मैंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया तो मैं वैंग बिंग के साथ कैसे रह पाऊंगा, और मैं आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहता, मैं तो बस वैंग बिंग के साइड में रहना चाहता हूँ। मुझे तो बस वैंग बिंग के साथ रहना है हमेशा, और अगर मैं आर्मी में ज्वाइन हो गया तो मैं वैंग बिंग के पास नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए मैं अभी के अभी इस जॉब को क्विट करता हूँ। वह कहता है कि डांजो, तुम चिंता मत करो, अगर तुम आर्मी ज्वाइन करोगे तो तुम मेरी मदद कर पाओगे। और कहता है कि जहाँ तुम प्लाटून लीडर बनने वाले हो वहाँ का मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैं ही वहाँ पर नए भर्ती लोगों को सिखाऊंगा शूटिंग और फाइटिंग। डांजो कहता है कि क्या सच्ची में इसीलिए तुमने मुझे भी आर्मी ज्वाइन करवा ली। और वह कहता है कि और तुम्हें मालूम है कि मैं 7 दिनों के लिए जाने वाला हूँ, हर 7 दिन के बाद, और जब मैं यहाँ पर नहीं होगा तो तुम्हें ही और लोगों को सिखाना पड़ेगा। डांजो कहता है कि ठीक है मैं सिखाऊंगा, बट मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। जायू कहती है कि क्या वैंग बिंग इतनी जल्दी जा रहा है। मेंटर कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैंग बिंग ने हम सब लोगों को पहले ही बहुत अच्छा खासा सिखा दिया गया है। और जायू वैंग बिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वैंग बिंग, क्या तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकते हमेशा के लिए, और क्यों क्यों ना हम तुम मेरे को और मियाओ को अपने साथ ले जाओ। वैंग कहता है कि जायू,
मैं भी तुम लोगों से अलग नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैंने भी किसी और को वादा कर रखा है और मुझे जाकर उसे पूरा करना है। और मैं भी तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। मियाओ कहती है कि जायू, मैं जानती हूँ तुम वैंगविंग से दूर नहीं हो सकती हो, लेकिन इसके पास कोई रीजन होगा और इसे शर्मिंदा मत करो, इसे जाने दो। और ऐसा भी नहीं है कि हम इसके बिना जी नहीं सकते। वैंग भी हंसने लगता है और कहता है कि मियाओ, तुम तो बहुत ज्यादा शरारती हो। वैंग रात में नहाने लगता है और वो दोनों भी आ जाती हैं। जायू कहती है कि वैंग मैं तैयार हूँ और कहती है कि शुरू करो, तुम्हारा वादा पूरा करो। और उसके बाद वो दोनों सो जाती हैं और वैंग कहता है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आया। और जब सुबह होती है वो दोनों बाहर निकलती है। वो छोटी बच्ची कहती है कि जायू और मियाओ, तुम ऐसे दीवार को क्यों पकड़ी खड़ी हो, क्या कुछ गड़बड़ है? वो कहते हैं कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है कल रात, और जो उनकी टांगे हैं वो दुखने लगी है। और मियाओ कहती है कि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, क्यों ना हम नाश्ता करें। वैंगबिंग अपने रियल वर्ल्ड में आकर खाने लगता है। लीपिंग और होंगफिंग भी उसके पास थे। लीपिंग कहता है कि वैंगबिंग, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा हो तो तुम ये भी खा सकते हो। और होंगफी कहता है कि आखिरकार तुम कल कहाँ चले गए थे? वैंगबिंग कहता है कि अब उसका आखिरकार पेट भर ही गया है और कहता है कि कल मैं ब्लैक ब्रिक जगह पर चला गया था। और जो उनका अभी अभी नया दोस्त बना था वो आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे जो डाटा इकट्ठा करने के लिए कहा था जिम्मी ग्रुप के बारे में, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। वैंग कहता है कि बहुत अच्छे, और अब तुम दोनों लोग देखो कि मैं ली फैमिली का क्या करता हूँ। और अब वो जो डाटा वो लाया था वो देखने लगता है। वो बताता है कि अभी जिम्बी ग्रुप अपने जो शेयर है वो पब्लिक करने वाली है और इसीलिए ले आओ कई जगह जाकर अपनी जो रिलेशनशिप है वो लोगों के साथ बढ़ा रहा है। और मैंने इनके जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया है और मुझे पता चला है कि वो प्लान कर रहा है कई सारे लार्ज स्केल रियल इस्टेट और जो डेवलप्ड बिजनेस है उन्हें खरीदने का। और जो उसकी अभी रेपुटेशन है, जिम्बी ग्रुप हमारे जो सिटी का है वो सबसे अमीरों में से है। और जो इनकी जो कमर्शियल टेरिटरी है वो भी कम से कम 20-200 बिलियन की है। लेकिन कहता है कि क्या 200 बिलियन, और अगर वो इस चीज में कामयाब हो गए तो हम उसे कैसे हरा पाएंगे? वैंगबिंग भी कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, जिम्बी ग्रुप इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया है। और वो फिर से बताता है कि लियाओ ने जब जाव की कंपनी को टेक ओवर किया तो वो पब्लिक शेयर करने वाला था, लेकिन तभी एक स्ट्रेंज चीज हो जाती है। जाव कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद लेती है जिसका नाम था टांजिया डायनेस्टी सून आफ्टर। और उससे पहले मैंने सुना था कि लियो ने कहा था कि जो ली कंपनी है वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है, क्योंकि जो जाओ फैमिली का सन इन लॉ है वो और लोगों के साथ मिला हुआ है। होंगफी कहता है कि मुझे मालूम है डायनेस्टी और इसके अंदर कई सारे लोग ऑनलाइन लोन लेते हैं इन लोगों से। वो फिर से बताने लगता है कि वो इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाया है डांजिया डायनेस्टी के बारे में, और मुझे मालूम चला है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है। और जो इनका लीडर है वो उसका नाम है मैडम लिंग, और ब्लैक टाइगर ग्रुप है वो भी उसको आकर प्रणाम करते हैं। और वैंग कहता है कि अब लियाओ और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मैंने उनके सिस्टम को हैक कर लिया है और मुझे पता चला है कि वो लोग अभी कोई जमीन को खरीदने की सोच रहे हैं। और शहर में ये कई सारे जगह हैं जहां पर हम लैंड खरीद सकते हैं, और कई जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है इन्हें खरीदने की सोच रही है। लेकिन कहता है कि लियाओ इस जगह को खरीदने वाला है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उस लैंड के बदले कई सारे मोटे लोन लेकर अपनी कंपनी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। और वह कहता है कि आखिरकार ये जमीन की बिक्री कब शुरू होगी? और जियांज कहता है कि अभी भी उसके लिए 2 घंटे बाकी है। वह कहता है कि जियांज, क्या मैं भी इस ऑक्शन में पार्ट ले सकता हूँ? और वो कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी खुद की रियल एस्टेट कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज सकता हूँ। और वो ऑक्शन में चला जाता है। वहाँ वो नौकर कहता है कि ऑक्शन अभी 15 मिनट में ही स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज आप जाकर अंदर बैठ जाइए। तो वो लियो होता है वो भी ऑक्शन पे आया होता है और वो वैंग को फोन लगाकर कहता है कि क्या सब कुछ हो गया? वैंग कहता है कि सब कुछ हो गया है और अभी मैं ऑक्शन की तरफ आ रहा हूँ। और जो लियो कंपनी के जो मेंबर था वो कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और मुझे इसके साथ अपना पंगा पूरा करना बाकी है। और अभी वो उसके साथ नहीं खेल सकता है, लेकिन बाद में जरूर करेगा। वैंग कहता है कि मैं ऑक्शन पर आऊंगा तो तुम ऐसा बिहेव करना कि तुम मुझे नहीं जानते हो, और फिर मेरी परफॉर्मेंस देखना। पीछे से लियाओ आता है, ली फैमिली का बड़ा बेटा। वो कहता है कि लियो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है क्या ये तो लियाओ है। और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम और मैं 6 महीने से मिले नहीं है, एक दूसरे को देखा नहीं है। और कहता है क्या हमारे साथ तुम ड्रिंक के लिए चलोगे? वो कहता है कि कैसी सेलिब्रेशन पार्टी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही इस जगह को खरीद पाओगे? और फिर एक लेडी आकर उसको ले जाने लगती है। लियाओ कहता है कि तुमने कई सारे रियल एस्टेट कंपनी वालों को, रिप्रेजेंटेटिव वालों को अपनी तरफ तो कर लिया है, लेकिन इस शहर में तुम मेरा सामना कर रहे हो और तुम्हें मालूम है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। लियो कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा और हम जरूर जीतेंगे।
वो लियाओ कहता है कि अगर तुम्हें ये जगह चाहिए है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, हम एक साथ काम कर सकते हैं और हमें ऐसे बिल्लियों की तरह लड़ना नहीं चाहिए। हम पास्ट को पीछे छोड़कर अपने जो रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक साथ ग्रो कर सकते हैं। लियो कहता है कि तो ऐसी बात है, क्यों ना हम एक विन विन सिचुएशन रखें, जैसे तुमने जाओ फैमिली के साथ किया था। जो लियाओ का छोटा भाई था वो कहता है कि भाई लगता है इसको अभी भी तुम्हारी बीवी की याद आ रही है, आखिरकार तुम्हारी बीवी थी इतनी खूबसूरत। और लियाओ आता है कि साले अपना मुंह बंद करते, तुम उसके बारे में बात करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हो और मैं लियो कहता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें नीचे ला के तुम्हें मार दूंगा। तो छोटा भाई कहता है कि हमारी भाभी ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसीलिए तुम हमारे भाई से पंगा लेना चाहते हो, उस पर गुस्सा उतार रहे हो। और लियाओ कहता है कि लियो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ और अब प्लीज यहाँ पर ये चीजें मत करो, रुक जाओ। और लियो कहता है कि तुम साले। और लाओ कहता है कि वो मेरी पत्नी थी और मैं नहीं चाहता कि और लोग उसके बारे में बातें करें, अगर वो मर चुकी है तो क्या हो गया। और उसके कान में धीरे से कहता है कि मैंने ही उसे सीढ़ियों से धक्का देकर मारा। और लियो और कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया। और एक और आदमी आकर उसे रोक लेता है और कहता है लियो हमें इन जैसे लोगों के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं, और शांत हो जाओ, ऑक्शन अभी शुरू होने वाला है, असली जंग का मैदान तो वहां पर है, क्यों ना हम इसे ऑक्शन में ही हरा दें। और लियो कहता है कि लाओ लियाओ आज मैं तुम्हें ये जगह को नहीं खरीदने दूंगा, तुम जितनी कोशिश कर लो। उसका छोटा भाई कहता है कि ये आजकल के बच्चे तो बस थप्पड़ ही मार सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं, आप चिंता मत करो भाई, ये जगह हमारी ही होगी। और देखो तो उसे किसी पागल कुत्ते की तरह ऐसे ही भोंकता रहता है। और लियाओ कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, तुम्हें यहाँ पर ये कचरा दिख रहा है। उसका छोटा भाई कहता है कि हाँ हाँ यहाँ पर। और लियाओ कहता है कि ये जो कचरे का कैन है ये एलिवेटर के पास है। और उसका छोटा भाई कहता है कि आखिरकार इसके ढक्कन को क्या हुआ। और लियाओ कहता है कि तुम जाओ और उस ढक्कन को एक बार उठाकर देखो, और उठाकर उस ढक्कन को लियो के सर पर मार दो। उसका छोटा भाई कहता है कि भाई उसके सर पर, अगर ऐसा किया तो लियो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ऑक्शन में, क्या आपको मालूम नहीं है, और फिर भी आपने मुझे ये करने को कह दिया। लियाओ कहता है कि ये सभी लोग मेरे साथी हैं, ये सभी लोग मेरा जो फेस है वो रिप्रेजेंट करते हैं और मैं ऐसी चीजें कैसे कर सकता हूँ। और उसका छोटा भाई कहता है कि लेकिन अगर मैं करता हूँ तो मैं पुलिस में पकड़ा नहीं जाऊंगा, और मैं भी तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं भी तो तुम्हारा चेहरा हूँ। और लिया उसका मुंह पकड़कर कहता है कि लिटरल बास्टर्ड, मेरी बात सुनो, तुम बस एक छोटे बास्टर्ड हो जो एक बूढ़े बूढ़े की गलती के कारण आवारा पिच से पैदा हो गए, और मैंने बस तुम्हें अपनी साइड इसलिए लाया ताकि तुम मेरे कुत्ते बनकर रहो और जो मैं कहूँ वो करते रहो। क्या तुम्हें समझ में आया? और मैं सिर्फ वफादार कुत्ते को पालता हूँ। और जो उसका छोटा भाई होता है कि मैं समझ गया, अभी मैं ये करता हूँ। और लियो कहता है कि सभी लोग ये अनुमान लगाओ कि आखिरकार ये जो जगह है ये कितने में खरीदी जा सकती है। और पीछे मुड़कर देखता है कि लियो, उसका छोटा भाई लियो कर वो जो ट्रैश कैन होता है उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि आज तो तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। मिस्टर लियो पर वो हमला कर देता है। उसके जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर लियो साइड हो जाओ, और इससे पहले उसके जो अखरोट थे वो कोई तोड़ देता है। लियाओ देखता है कि आखिरकार ये हुआ क्या है, ये वैंगबिंग था, और कहता है कि मिस्टर ली तुम्हें देखकर देखे अरसा हो गया है। उसका छोटा भाई होता है वो कहता है कि वैंगबिंग आखिरकार तेरे जैसे लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। और जो लियो की मैनेजर से होती है वो कहती है कि जल्दी करो, सिक्योरिटी को बुलाओ, यहाँ पर ये हमारे लियो सर पर हमला कर रहा था। और जो लियाओ का बॉडीगार्ड था वो कहता है कि बॉस इसी लड़के ने हमारे ब्लैक टाइगर गैंग को 2 बार धोया है। वो कहता है कि क्या सच्ची में इसी ने? ये बच्चा इतना भी सिंपल नहीं है, और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, मुझे नहीं मालूम है कि आखिर यहाँ पर आकर क्या करना चाहता है। वैंग कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस ऑक्शन के लिए आया था और मैं बस तुम्हारे दुश्मनों से मिल लिया। और लियो सोचने लगता है आखिरकार ये क्या एक्टिंग कर रहा है, और वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। और वैंग कहता है कि मुझे आशा है कि तुम थोड़ा सा हिम्मत दिखाओगे और अब की बार भी मुझसे हार जाओगे जैसे कि पिछली बार हारे थे, और अगर तुम ऐसे ही हार गए तो मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग फील होगा। और लियो भी कहता है कि और मुझे भी मालूम है कि तुम्हें कैसे हराना है। तो लियाओ कहता है कि लियो ऐसा लगता है कि तुमने कोई गलत बंदे से पंगा ले लिया है और अब तुम मरने वाले हो, और अब मैं पहले जाता हूँ और उसके बाद तुम आना, और ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी भी है तुम अंदर आ सको। और जो लियो होता है वो सोचने लगता है कि वैंग ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है और ये लियाओ भी उसे पकड़ नहीं पाया है ऑक्शन के अंदर। वो कहने लगती है कि आपका सभी लोगों का स्वागत है ऑक्शन के अंदर, और ऑक्शन अभी शुरू होने वाला है। और वो कहने लगती है कि जो आपके हाथ में नंबर प्लेट है उस पर ध्यान दें। और लियाओ कहता है कि जाओ इस बच्चे और लियो के बीच में क्या संबंध है वो जानकारी ढूंढ कर लाओ, और ये जो बच्चा है इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, ये लियो के साथ पंगा ले चुका है और द ब्लैक टाइगर गैंग है उनके साथ भी। कहने लगती है कि जो हमारा नंबर 1 लैंड है उसकी प्राइस है 1288। वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि कोई भी लोग बैट नहीं लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला लैंड वो लोग नहीं खरीदना चाहते हैं।
और वो लियो को पहले चलने देगा ताकि वो ये सारा काम खराब ना कर दे। टाइम बीतता रहता है और वैंग वहीं पर बैठे बैठे बोर हो जाता है और कई सारे लोग दूसरे जमीन खरीद कर जा चुके थे और वो लेडी कहती है कि अब आखिरी लैंड की बारी आ चुकी है और लियाओ भी थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है और लियो कहता है कि अब की बार वो उसे ऐसे ही नहीं जीतने देगा और वो लेडी कहती है कि जो ये इस जगह की प्राइस है ये 16,000 है और जो अगली बीड होगी वो 500 से कम नहीं हो सकती है। वो सभी लगाने लगते हैं कि 18,000 और भी लोग कहने लगते हैं कि इस लेडी ने 18,000 लगा दी है तो मैं भी अपना 18,500 लगाता हूँ। लियाओ का बॉडीगार्ड कहता है कि अगर इस जगह का प्राइस 28,000 से ज्यादा नहीं होता है हम इस जगह को आराम से खरीद सकते हैं और जो लियाओ कहता है कि मैं 25,000 देने के लिए तैयार हूँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या सच्ची में 25,000 एक ही बार में। और वहाँ पे लोग सोचने लगते हैं कि क्या जिम्बी ग्रुप इतना ज्यादा अमीर और पावरफुल है इस लैंड को लेने में, आखिरकार इस जमीन में है क्या। और एक वो मोटा होता है वो भी कहता है कि इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है और उसे भी इस गेम को खेलते रहना चाहिए। और लियाओ होता है वो कहता है कि 25,000 अब कोई और भी उससे ज्यादा पैसे नहीं लगा पाएगा और वो लेडी कहने लगती है कि 25,000 एक और फिर लियो 30,000 कर देता है। वो बाकी सारे लोग पागल हो जाते हैं, क्या 30,000, क्या ये बच्चा पागल हो गया है। और जो लियो का बॉडीगार्ड होता है वो भी कहता है कि 30,000 लेकिन इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है, आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और लियो लाओ की तरफ देखकर हंस रहा था। आप देखते हैं कि आखिरकार ये क्या करेगा। वो लाओ भी कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, आ जाओ फिर। और वो लाओ भी 32,000 बोल देता है। उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अरे बॉस शांत हो जाओ। और लियो कहती है कि कैलकुलेट करो, आखिरकार हम और कितना ज्यादा प्राइस ऊपर कर सकते हैं और क्या हम इससे प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। वो लेडी कहने लगती है कि हम पहले ही बहुत ज्यादा पैसे बोल चुके हैं और हम इस जमीन को खरीद कर बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे और अगर ये प्राइस बहुत ज्यादा आसमान छू गया तो मुझे डर लग रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे। लियो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कितना पैसा गंवाना पड़े लेकिन मैं ये जमीन को लेकर रहूंगा। मैं पहले ही अपने एक बार इससे हार चुका हूँ और अब की बार मैं इससे नहीं हारूंगा। और लियो फिर से 40,000 बोल देता है। लाओ का बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये जमीन अब हम नहीं खरीद पाएंगे बॉस। और लाओ कहता है कि मेरी मदद करो मिसिस लिंग को ढूंढने में। वो कहने लगती है कि 40,000 एक, क्या और भी इससे ज्यादा बोली लगाना चाहता है और अपने मन में सोचती है कि ये लियो फैमिली का बेटा है और इसके पास पक्का इतने पैसे होंगे और ये शायद इससे और भी पैसे बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई और इससे ज्यादा बोली लगा ही नहीं रहा है और ये लियो इतना ज्यादा हिम्मत वाला है। और लाओ कहता है कि मैं भी 40,000 की बोली लगाता हूँ। और लियो कहने लगता है कि इसके पास इतने ज्यादा पैसे भी हैं। और जो उसका बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि बॉस मिस लिंग ने कहा है कि वो हमें पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कहता है कि आखिरकार कितना प्राइस है। वो बॉडीगार्ड कहता है कि वो हमसे अच्छे खासे इंटरेस्ट लगाना चाहती है और लियाओ भी अपना माथा पीट देता है और कहता है कि ये बूढ़ी हमारा इतना फायदा उठा रही है और हमें सरेआम लूट रही है इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगाकर। और कहने लगता है कि और अगर एक बार इस जगह में काम होना शुरू हो गया तो हम लोग जल्दी ही अमीर बन जाएंगे और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाएंगे और इस सिटी में हमसे कोई और पंगा नहीं ले पाएगा। वो दोबारा कहने लगती है कि अभी इस जमीन का प्राइस हो चुका है 40,000 42,000 और अगर क्या कोई और भी है इससे ज्यादा प्राइस करने वाला। मुझे लगता है कि जिम्बी ग्रुप बहुत ज्यादा अमीर है और जो चेयरमैन है ये बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हैं, इतना ज्यादा प्राइस जो कर चुके हैं। और वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा हैंडसम है और उन दोनों की जो फिजिकल बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग है और अगर वो उन दोनों में से किसी और एक को भी पिटा पाएगी तो उसकी लाइफ सेट है। और जो लाओ का बॉडीगार्ड होता है, अरे तुम चश्मिश क्या कर रही हो, तुम आगे बोलो ना। वो कहने लगती है कि अरे मुझे माफ कर देना 40 और 42,000 एक। और लियो कहता है कि 45,000। और जो लाओ होता है वो कहता है कि इसने इतने ज्यादा पैसे क्यों बढ़ा दिए, क्या इसका कोई और सपोर्ट कर रहा है। उसका बॉडीगार्ड कहने लगता है कि बॉस वो लियो इस जगह को लेना चाहता है और आप इतना भी ज्यादा प्राइस बोलोगे वो उससे ज्यादा बोलेगा, मुझे लगता है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। और लियो पीछे देखता है और कहता है कि अब रुक जाओ, कहो ना मैं ही विनर होने वाला हूँ, देखना। और जो लाओ होता है वो कहता है कि लियो, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसको। वो जो उसकी मैनेजर होती है वो कहती है कि मास्टर चेयरमैन का फोन आ रहा है और उनको पता चल गया है ऑक्शन में क्या हो रहा है। और लियो कहता है कि तुमने ही उसे फोन करके बताया होगा, मेरी आंखें सब तरफ है। और जो उसका चेयरमैन होता है वो कहता है कि लियो तुम पागल हो गए हो क्या, तुम कंपनी के एसेट कैसे दाव पर लगा सकते हो जमीन को खरीदने के लिए। और लियो कहता है कि पापा मुझ पर भरोसा करो, ये जगह बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन उसका पापा कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है साले, तुम फिर से उस लड़की के पीछे कर रहे हो ये सब। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला लिया है कि हम तुम्हें ग्रुप से बाहर निकाल रहे हैं और अब तुम ग्रुप का एक भी पैसा यूज नहीं कर सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने खुद के दम पर करो। वो मैनेजर कहती है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए।
वो लियो भी गुस्से में आने लगता है कि उसे ये जमीन हर हालत में खरीदनी थी और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा। और जो वो लेडी होती है वो कहती है कि 45,000 एक। और लाओ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए। वो कहने लगती है 45,000 दो। और जो मैनेजर होती है वो कहती है कि मास्टर बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सपोर्ट के हम इस जगह को नहीं खरीद सकते हैं और आपकी जो एसेट है वो बस 10 बिलियन है और ये इतना काफी नहीं है। वो कहने लगती है कि 45,000 तीन। और वैंग अपना हाथ उठाता है और कहता है कि 50,000। दोनों देखने लगते हैं कि आवाज तो ये तो वही बच्चा है, ये तो वैंग मिंग है। और लाओ कहता है कि इस बच्चे ने इतनी हिम्मत कैसे कर दी, क्या ये इसको डर नहीं लग रहा है, इसने 50,000 बोल दिए। और जो लियो होता है वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार ये वैंग मिंग कौन सी दवा बनाता है, इतने सारे पैसे इसके पास कहाँ से हैं। वो लेडी भी कहने लगती है कि अब जो बोली है वो 50,000 पहुंच चुकी है, क्या किसी और को भी इससे ज्यादा बोली करनी है। और जो उसके साइड में बैठा होता है वो कहता है कि हे भगवान, ये जो बंदा है मेरे साइड में अभी तो थोड़ी देर पहले सो रहा था और अभी एकदम से उठकर इतने ज्यादा पैसे बोल दिए। वो लेडी कहने लगती है कि 50,000 एक। और लाओ कहता है कि इसने इतनी बड़ी बोली बोलकर सारे के सारे लोगों को शांत कर दिया है। और जो उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि सभी लोग रुक जाओ एक मिनट। वो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि ए लेडी, तुम जब भी गिनती करने की बारी आती है तुम धीरे धीरे क्यों करती हो, क्या तुम ही जानबूझ के इस ऑक्शन में जो प्राइस है वो बढ़ा रही हो। और जो सामने लोग बैठे होते हैं वो समझाते हैं कि ये मिस्टर ली का सिग्नल है और हमें शुरू हो जाना चाहिए। और वो लोग भी गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी मालूम चला है कि जो तुम्हारा ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा अजीब है और तुम इतने ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो और तुम ये गड़बड़ से ज्यादा प्राइस बढ़ा रहे हो। और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये जानबूझकर इतनी आराम आराम से बोल रही है ताकि ये पैसे को और बढ़ा सके। और वो लेडी सोचने लगती है कि आखिरकार ये लोग इतने क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या मैं सब बहुत जल्दी स्लो कर रही हूँ। और मैनेजर कहती है कि ये लोग इस ऑक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैंग कहने लगता है कि ये लोग मुझे लगता है कि लाओ ने ही अरेंज कर रखे हैं और आखिरकार ये करना क्या चाहता है, क्या वो इस लैंड को इतना ज्यादा चाहता है कि वो और लोगों को ये खरीदना ही नहीं चाहता है और यहाँ पर लड़ाई करना चाहता है। और वो लेडी कह देती है कि 50,000 तीन। और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये ऑक्शन बहुत ज्यादा चीटिंग से हुआ है और अभी तुम अपना हथौड़ा फेंक दो नहीं तो हम यहाँ पर तबाही मचा देंगे। और वो अपना हथौड़ा बचाने वाली होती है। लाओ कहता है कि 50,500। और वो कहती है कि क्या सच्ची में मेरे हथौड़ा बजाने से पहले किसी ने 50,500 कहा है। और वैंग पीछे मुड़कर देखता है कि ये इसकी चाल है। और लियो कहता है कि ले आओ, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, बस हथौड़ा बजने से पहले तुम ऐसे ही कह दोगे। और लाओ कहता है कि हथौड़ा मेरे ऑफर से पहले ही बज गया था और मुझे शक पहले से ही शक था कि ये ऑप्शन पहले से ही कुछ चीटिंग कर रहा है और ये जो स्टाफ मेंबर है उन्होंने का कोई घूस ली होगी। वो कहने लगती है कि आप लोग गलत मत समझो, हमने तो बस जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और आपने ही हथौड़ा बजने से बस 1 सेकंड पहले ही एकदम से बोली कही है। वो लाओ कहता है कि अगर यहाँ पर कैमरा है तो जाओ उसके अंदर देखो, उसके अंदर तुमको दिख जाएगा कि मैंने पहले ही बहुत देर पहले ही कह दिया था। और वह कहता है कि ये लाओ तो बहुत ज्यादा गंदी ट्रिक्स खेल रहा है अब की बार और ये जो लेडी है सामने ये बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ने वाली है। और जो असली ओनर होता है वो आता है और कहता है कि हम कितनी बार भी कैमरे में देखे, जो लाओ ने बोली बोली थी वही सबसे कितनी देर पहले बोलती थी और तुमने ही उसकी आवाज नहीं सुनी और ये तुम्हारी गलती है। और लाओ कहता है कि गलती, मुझे शक है कि तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो और जो ये जमीन है मैं खरीदना चाहता था वो इतने हाई प्राइस पर कैसे पहुंच गई और मुझे डर लग रहा है कि तुम जानबूझकर इतने प्राइस पर इस जमीन को पहुंचा दिया है। लियो कहता है कि लियाओ, तुम ऐसी घटिया ट्रिक्स कैसे खेल सकते हो, पहले तुमने ऑक्शन को डिस्टर्ब किया और फिर एकदम से चिल्लाकर अपनी बोली बोल दी और अब तुम यहाँ पर आकर कुछ और कहने लग गए हो कि इसका प्राइस इतना ज्यादा क्यों है। उसका बॉडीगार्ड आता है और कहता है कि ये बच्चे तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, हम यहाँ पर बस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं और ये जो ऑक्शन है ये बहुत ज्यादा गंदा है और हम सभी ये सब फील कर पा रहे हैं और तुम अपनी बकवास करना बंद कर दो नहीं तो हम तुम पर केस कर देंगे। बाकी लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि ये ऑक्शन सच्ची में गड़बड़ कर रहा है। और जो ओनर कहता है कि देखो आखिरकार तुमने क्या कर दिया है और अब मुझे नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा। वो जो लेडी होती है वो कहती है कि बॉस मुझे माफ कर दो और आपको अब मेरी मदद करनी चाहिए। वैंग आता है और कहता है कि मैंने कहा तुम सभी लोग एक लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो और ये वैसे एक छोटी सी गलती थी और हम ऑक्शन को दोबारा से कर सकते हैं और अगर किसी को ये ऑक्शन दोबारा नहीं करना है तो वो यहाँ से जा सकता है। वो लेडी भी कहने लगती है कि हाँ बॉस, हम आप मेरी मदद करिए, हम ऑक्शन को दोबारा से कर सकते हैं। और वैंग भी कहता है कि जो इस लाओ ने प्राइस बोला था वो था 51,000, तो ठीक है फिर मैं भी 1,000 और बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और लाओ कहता है कि बच्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मुझे पुलिस बुला लेनी चाहिए है ताकि पुलिस ही आकर यहाँ पर मामले को रफा दफा कर दे और जो ये जमीन की बिक्री है वो किसी और दिन कर दी जाए। लियो कहता है कि लाओ आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी तुम इस ऑक्शन को और ज्यादा आगे बढ़ा रहे हो। लाओ कहता है कि
तुम कुछ भी कह लो, लेकिन जो यहाँ पर हुआ है वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है और पुलिस को बुला बुला ही लेना चाहिए और इनके साथ डील करनी चाहिए। वो लेडी नीचे गिरकर रोने लगती है और कहती है कि प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, और अगर आपने पुलिस को बुला लिया तो जो मेरा करियर है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। वैंग भी उससे अपना हाथ देता है और कहता है कि सिस्टर आप दुखी मत होइए और अब शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना, मैं आपकी मदद करता हूँ इस मैटर को हल करने में। और वो लेडी भी कहने लगती है कि वैंग तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और कितना दयालु है, वो मेरी मदद करने को तैयार है। और वैंग बिंग कहता है कि रोइए मत, मैं लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। और वो लियाओ को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ बातें करें। और लाओ कहता है कि तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगा, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा सुझाव है तो कहो। लियो कहता है कि ये तुम दोनों ये अच्छा नहीं कर रहे हो, और ऐसी क्या बात है जो तुम हमारे सभी लोगों के सामने नहीं कह सकते हो। ये ऑक्शन खाली तुम लोगों के लिए नहीं है, हम सभी लोग यहाँ खरीदने के लिए आए थे। और वैंग भी कहता है कि जो तुमने कहा है वो थोड़ा बहुत तो सच है, लेकिन आखिर इसमें हर्ज क्या है, हम दोनों अलग जाकर बात करें। और वैंग भी गुस्से में कहने लगता है कि ये जगह मेरे होने वाली थी, लेकिन ये सब कुछ हो गया है और तुम इतने ज्यादा क्यों बीच में अड़ रहे हो, क्या तुम इसको खरीद भी पाओगे। आ जाते हैं यहाँ पर पागल लोग। और जो ली होता है वो भी घबराने लगता है कि अरे भाई ये मुझे इतना क्यों छाड़ रहा है, आखिरकार ये वैंग बिंग कहाँ से सीख के आया है। और जो लाओ होता है वो भी ये अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, ये हुई ना बात, और कहने लगता है कि हम मैटर हम दोनों के बीच में है और लियो तुम बीच में मत आओ। और वैंग कहता है कि क्या तुम ही इस ऑक्शन के इंचार्ज हो, और इन दो लोगों को दूर रखो, ठीक है। और वो कहने लगता है कि आप सभी लोग बाहर जाओ और इन लोगों को आपस में डिस्कस करने दो। जो उसकी मैनेजर होती है वह भी कहती है कि यंग मास्टर हमें भी बाहर जाना चाहिए। और वैंग लियो की तरफ देखकर उसको आंख मार देता है और लियो भी अंदर ही अंदर खुश था कि। और लाओ कहता है कि तो ठीक है, फिर अब हम लोग ही इस कमरे में बचे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम करना क्या चाहते हो। वैंग कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे सिगरेट तो पी लेने दो। और लाओ कहता है कि मेरे पास सिगार है, क्या तुम्हें चाहिए है। और वैंग कहता है कि हम जवान लोग बूढ़ों की चीज को नहीं पीते हैं। और उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ये सिगार क्यूबा का बेस्ट सिगार है और ये आम चीज नहीं है। और वैंग कहता है कि तो क्या हो गया, मैं तो अमेरिकन ब्रांड पीता हूँ। और जो वो अपनी जेब में से च्युइंगम निकालता है, लाओ हंसने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और ये च्युइंगम तो सिगार से बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम खाओ जितने तुम्हें खानी है। वैंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, आखिरकार तुम्हें मेरे और तुम्हारे छोटे भाई के बारे में क्या पंगा है, उसके बारे में कुछ मालूम भी है। लियाओ कहता है कि मैंने बस थोड़ा सुना है और मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, और ना मैं अपने छोटे भाई के पंगों में ज्यादा पड़ता और ना मुझे उसकी कोई परवाह है। लियाओ कहता है कि क्या उसने तुम्हें ऑफेंड कर दिया है इतने बड़े आदमी को, और मुझे नहीं मालूम है कि वैंग तुम इतने ज्यादा अमीर हो। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्यों परवाह है, मैंने ये पैसे कहाँ से कमाए, ये सारे के सारे पैसे मेरे हैं। लियाओ कहता है कि इस बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन जो तुम्हारा लियो के साथ क्या पंगा है, आखिरकार उसने तुमसे कैसे पंगा ले लिया है। वैंग कहता है कि मैंने उस बंदे की परवाह करी थी और उसके साथ काम करने की कोशिश करी थी ताकि हम इस सिटी में रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसको मोनोपोलाइज कर पाएं। और लियाओ कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है कि उस स्टूपिड इडियट ने तुम्हारी बात को ठुकरा दिया, और वो तो कुछ कर भी नहीं सकता है, मैं सही कह रहा हूँ ना। वैंग कहता है कि हाँ तुम ठीक ठीक कह रहे हो, और ऐसा पता चलने के बाद कि वो एक सीधा साधा बंदा है और इसीलिए मैं उसके बाद उसे नहीं मिला। और लियाओ कहता है कि अगर वैंग कॉर्पोरेशन किसी के साथ हाथ मिलाने की सोच रहा है तो उसे मुझसे ज्यादा बढ़िया रिलायबल पार्टनर कौन मिल सकता है, और तुम्हें उस इडियट के पास जाने की कोई और जरूरत नहीं है, तुम हमारे जिम्बी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो हमारी करंट स्केल है उसकी मदद से हम, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओगे तो हम इस रियल एस्टेट सिटी में है उसको मोनोपोलाइज कर पाएंगे। और मुझे आशा है कि हम 3 सालों में जिम्बी ग्रुप के पास इतनी एबिलिटी होगी कि हम पूरे शहर पर राज कर पाएंगे। वैंग कहता है कि क्या सच में, लेकिन अभी तुम दोनों को ऑक्शन में लड़ते हुए देखकर तो लगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है। उस लियाओ को भी पसीने आने लगते हैं और कहता है कि हाँ, क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप कर रहे हैं और जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री है वो भी डेवलप कर रही है और हमारा ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें लग चुका है। वैंग कहता है कि भूल जाओ, मेरे पास पैसा है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो लियाओ कहता है कि तुम्हारी बात करने का तो तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। वैंग कहता है कि मुझे मालूम है कि जो तुम्हारा जिम्बी ग्रुप है वो अपने जो शेयर है वो पब्लिक करने वाला है, और इसीलिए तुम्हें ये जो जगह है वो खरीदना चाहते हो ताकि तुम अपना जो मोमेंटम है वो और ज्यादा बढ़ा सको। लेकिन जो ये लैंड है ये मेरा है और मैं ये जो तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूँ 30,000 युआन में। और जो वो लियाओ होता है वो कहता है कि क्या 30,000, अगर ऐसा हुआ तो हम 20 बिलियन तो यूं ही लॉस कर देंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। और जो उसका सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि बॉस अगर अच्छे से बताया जाए तो हमारा 30 बिलियन से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और वैंग कहता है कि ये पैसा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है,
ये तो बहुत छोटी सी अमाउंट है मेरे लिए। और जो लिया होता है वो कहता है कि ये तो 25 बिलियन है और मुझे कई हजारों का भी हिसाब देना पड़ता है, और ये जो अमाउंट है वो तुम्हारे लिए छोटा होगा लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि भाई वो 30,000 मतलब मीटर पे होता है, और जो पूरी जगह का हिसाब होगा वो 25 बिलियन, मतलब इतना पड़ जाएगा उसको सारी जगह का कीमत। वह कहता है कि तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर एक चीज का एक प्राइस होता है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए है। जब तक तुम्हारे पास 40% जिम्बी ग्रुप के शेयर होंगे। और लियाओ अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये बंदा आया कहाँ से, ये बहुत ज्यादा चालाक है। वह कहता है कि क्या हुआ, डर गए कि मैंने तुमसे झूठ बोला। और लियाओ कहता है कि नहीं नहीं वैंग, ऐसा मत सोचो। और वो फिर वैंग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम 2 दिनों आराम से सोचो, लेकिन उससे पहले हमें जो ये मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है उसे पहले सोल्व करना चाहिए। और लियाओ कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं इस टाइम को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता था कि मैं जो और ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकूं 2 दिनों में, ताकि मैं इस जो लैंड है उसको खरीद सकूं। और लियाओ कहता है कि हमें एक दूसरे पर अपना ट्रस्ट बढ़ाना चाहिए। और बाहर वो लोग सभी चिंता में डूबे गए थे। लड़की पूरी डर रही थी कि अब मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो अंदर क्या कर रहे हैं, क्या मैं इस मुसीबत से बच पाऊंगी। और वो बाहर आते हैं और सभी कहने लगते हैं कि आ गए बाहर, आखिरकार अंदर क्या हुआ है, इन दोनों ने क्या बातें करी। वैंग कहता है कि मैंने मिस्टर ली से बात कर ली है और सब कुछ जो हुआ है वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और जो वो लैंड है वो मैंने खरीद लिया है। लियो कहता है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ तो क्लियर हो चुका है। जो ये मिस्टर ली है ये एक कीड़ा है। और पीछे वो लड़की डर रही थी कि मैं मर गई, थैंक गॉड बच गई है। और लियाओ कहता है कि लियू, मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। वह कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमसे लड़ने की तो स्ट्रेंथ है ही नहीं, और आ जाते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे लड़ने के लिए। लियो कहता है कि लगता है तुम दोनों बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो, और अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वैंग भी लियाओ का ट्रस्ट गेन करना चाहता है और इसीलिए वो उसकी मदद करेगा ऐसा करने में। और लियू कहता है कि प्रेसिडेंट, हमें पुलिस को बुला ही लेना चाहिए और इनके साथ डील कर ही लेना चाहिए। वो प्रेसिडेंट कहता है कि अब दोनों पार्टी मान ही चुकी है तो हमें अब पुलिस बुलाकर क्या करना चाहिए, और हमें एक विटनेस बुलाकर अभी गारंटी का जो लेटर है वो लिखवा लेना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि अभी लोग अभी भी पुलिस बुलाने की सोच रहे हैं, मैं अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। कहता है कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, और अब की बार मिस्टर वैंग आइए और आप कल आकर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन कर लीजिए। वैंग कहता है कि कोई बात नहीं। वो सिक्योरिटी गार्ड प्रेसिडेंट को ले जाता है कि प्रेसिडेंट आइए, मैं आपका विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ। और लियो पीछे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, उन्हें कहाँ पर लेकर जा रहे हो। वैंग कहता है कि लियो अब और चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को यहाँ पर बेइज्जती मत कराओ। और वो दोनों जाने लगते हैं। लियाओ कहता है कि ये पहले भी ऐसा ही था, और ये पहले भी इतना ही चिल्लाया करता था। और वैंग कहता है कि ये पहले भी ऐसे ही चिल्ला रहा था जब वो मुझसे हार गया था। लियाओ कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे कौन से मुहूर्त पर मिले थे। जो लियू की मैनेजर होती है वो कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि हम अब हार चुके हैं। लियू कहता है कि नहीं, अभी तो गेम शुरू हुआ है। और अपने मन में सोचता है कि लगता है लील को कोई भी शक नहीं है और अभी अभी भी उनके पास चांस है। वो बाहर जाते हैं और लियो कहता है कि लियाओ, क्या अभी तक वैंग की कार नहीं आई है? क्या तुम मेरी कार में बातें करना चाहते हो? मैं कहाँ तुम्हें जहाँ जाना है वहीं छोड़ सकता हूँ। वैंग कहता है कि नहीं मिस्टर ली, मुझे अभी भी और काम निपटाने हैं और हम किसी और दिन बातें करेंगे। और वैंग की कार आ जाती है, वो फरारी थी। और लियाओ सोचने लगता है कि ये तो लियो की फरारी है, क्या इसने लियो की फरारी खरीद ली। और वैंग जो नौकर होता है उसे पीटने लगता है कि साले अब की अगली बार मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। और लियाओ कहता है कि वैंग, मुझे याद है कि लियो के पास भी एक ऐसी ही फरारी थी। और वैंग कहता है कि ये लियो की ही फरारी है, वो मुझसे एक बैट में हार गया है। और लियाओ कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो और तुम इस गाड़ी को नहीं खरीद पाते। और वैंग कहता है कि ऐसा नहीं, और कहता है कि ये कार फरारी मेरे जीटी स्पोर्ट कार से बढ़िया नहीं है। और वो चल देते हैं। पीली गाड़ी में वो ऑक्शन वाली लड़की आती। वैंग कहता है कि अरे तुम तो ऑक्शन वाली थी ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हुआ। वो कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है और इसी के बदले मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहती हूँ, और मुझे मालूम नहीं है मिस्टर वैंग, आप मेरी शक्ल देखकर मेरे साथ चलोगे। वैंग कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे डिनर पर बुला रही है और मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और वो मन में सोचता है कि इसी का फायदा उठा के वो लियाओ से भाग सकता है। और वैंग कहता है कि ठीक है मिस्टर लियाओ, मैं जाता हूँ। और जो अपनी फरारी की चाबी है वैंग की लियाओ की तरफ फेंक देता है। और वो लियाओ कहता है कि इसका मैं क्या करूं। और कहता है कि ये गिफ्ट समझ लो हमारी मीटिंग का, और हाँ ध्यान रखना तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, तो अच्छे से सोच समझ कर अपना जो डिसीजन है वो देना। वो गाड़ी निकल जाती है। उस सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि बॉस, क्या मैं किसी को अपने उसके पीछे भेज दूं। लियाओ कहता है कि हाँ, मुझे अब इसके अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा है और मुझे इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है। और वो लड़की कहती है कि मिस्टर वैंग, तो आखिरकार आप क्या खाना पसंद करेंगे। कहता है कि जो तुम ऑर्डर करोगे वही खा लेंगे।
वो लड़की कहती है आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपने मुझे ही खाना डिसाइड करने के लिए भी कह दिया है। वो अपने फोन में देखता है। लियो उससे कहता है कि जो तुम्हारा लियाओ है उसने तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और वैंग कहता है कि उसे 25 बिलियन रुपए चाहिए होंगे। लियो कहता है कि उसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी जो पोजीशंस है उस पे से निकाल दिया गया है और अब उसके पास सिर्फ उसके खुद के 10 बिलियन बचे हुए हैं। और वैंग कहता है कि इतने काफी होंगे और कहता है कि मेरे घर पर कई सोने के ईंट पड़ी हुई है और क्या तुम मेरे लिए उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो ये भी सोचने लगता है अपने मन में कि वो उसे अपने सारे सोने के बारे में नहीं बता सकता है और उसे ये भी नहीं मालूम है कि आखिरकार सोने का प्राइस क्या। वो उस हिस्से में देखता है कि लियाओ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी गाड़ी अभी भी उसको फॉलो कर रही है और वो देखता है कि क्या सच्ची में लियाओ ने लोगों को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेज दिया है। तो लियाओ अपने सुपरविजन की जो स्किल है यूज करता है और देखता है कि तो लियाओ के ही लोग हैं और उसके पास कोई और आइडिया नहीं है अभी उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। वो लड़की कहती है कि मिस्टर वैंग आप बार बार पीछे क्यों देख रहे हैं, आखिर पीछे क्या है। और वो फिर उसे एक आइडिया आता है, वो जो उस लड़की के हाथ पर हाथ रख देता है और वो लड़की कहती है कि मिस्टर वैंग आप ये क्या कर रहे हैं। और मिस्टर वैंग कहता है कि अब उसे भूख नहीं है और क्या हम कुछ और कर सकते हैं मीनिंगफुल, तुम समझ रही हो। वो शर्माने लगती है और वो जो रेस पैडल पे फुल दबा देती है। वैंग कहता है कि अरे तुमने गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा दी। वो लड़की कहती है कि आप खाना नहीं चाहते ना तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर वैंग आप इतने ज्यादा। और वो कहती है कि आपने मेरा बहुत ज्यादा टाइम बचा लिया, आपने सीधा मेन टॉपिक पर आ चुके हैं। और वैंग कहता है कि ठीक है ठीक है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि लड़की पहले से ये करना चाहती है और अब उसके पास और कोई चारा नहीं है इसके साथ जाने के अलावा। जो वो लिंग पिंग होता है वो वैंग के घर चला जाता है, वहाँ उसकी मम्मी पापा होते हैं और जो उसकी मम्मी कहती है कि देखो जाकर गेट पर कोई आया है। वो जाता है कि और देखता है कि ये तो वैंग पिंग का क्लासमेट है और कहता है कि तुम्हारा नाम जिंगपिंग है ना और वैंग पिंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया है। जिंगपिंग कहता है कि वैंग पिंग ने कहा कि उसका कुछ काम आ गया है और इसीलिए उसने मुझे आप लोगों को सिटी में ले जाने के लिए भेज दिया है। लियो कहता है कि उसने मुझे वहां पर आकर हेलो भी नहीं कहा और सीधा एक्टिंग करने लग गया। आखिरकार वैंग पिंग प्लान क्या करना चाहता है और अगर लियाओ को उसके बारे में पता चल गया तो हमारे पास और कोई मौका नहीं होगा उससे बदला लेने का। जियांज कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, वैंगिंग बहुत ज्यादा भरोसेमंद है और कहता है कि उसने प्लान किया था कि वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा मेरी कंपनी को के नाम से और उसने कहा था कि लियाओ उसकी जो डिटेल है वो जानने की कोशिश करेगा, इसलिए वो लियाओ पर नजर रखे। और लियो कहता है कि क्या आइडेंटिटी, हम उसकी आइडेंटिटी कैसे छुपाएंगे लियाओ से, और जो वैंगबिंग का पास्ट है उसे कैसे छुपा सकते हैं। और लियाओ ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ढूंढ सकता है और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा हमारे साथ। जियांज कहता है कि वैंगबिन ने कहा था कि वो लियाओ से डरता नहीं है और अगर वो उसकी जो डिटेल है ढूंढेगा और अगर वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ढूंढ नहीं पाएगा तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लियो कहता है कि वैंगबिंग तो बहुत ज्यादा चालाक है और मुझे आशा है कि उसका जो प्लान है लियाओ ना पकड़ पाए। और वो लड़की वैंगबिंग को होटल में ले आती है और वो लियाओ के जो भेजे हुए आदमी थे वो भी होटल में घुस चुके थे। वैंगबिंग सोचता है कि आखिर वो इन लोगों से कैसे छुटकारा पाएगा और फिर उसे आइडिया आता है कि जब वो कमरे में जाएगा तो वो लोग अपने आप ही चले जाएंगे। वो लड़की उसके हाथ को पकड़कर कहती है कि वैंगबिंग हमने कमरा ले लिया है तो चलते हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि देखो वो लोग जा रहे हैं और हमें पता लगाना होगा कि वो आखिरकार कौन से कमरे में रुके। वो उसे कमरे में ले आती है और फिर वो याद करने लगता है कि एक बार वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लाया था होटल में लेकिन उसने करने से मना कर दिया था और कहा कि वो शादी से पहले ये सब नहीं कर सकती और अब ऐसी लड़कियां मेरे साथ कमरे में रहने के लिए अपने आप तैयार हो जाती। और कहने लगता है कि वैंगबिंग जाग जाओ, वैंगबिंग जाग जाओ, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। लेकिन वो कहने लगता है कि इतना बढ़िया मौका है, मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊंगा। वो अपना चश्मा उतारती फिर वो वैंगबिंग कहने लगता है कि वैंगबिंग शांत हो जाओ, देखो यहाँ पर एक खिड़की है और मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और कहता है कि ये जो शीशा है ये तो बंद है, अब वो कैसे भागेगा। वो लड़की अपने कपड़े उतारती है और कहती है कि वैंगबिंग तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और वैंगबिंग चौंक जाता है। वो कहता है अभी तो हम कमरे में आए और तुम अभी से शुरू हो गई। और वैंगबिंग सोचने लगता है कि मैंने सही सोचा था, ये लड़की तो बहुत ज्यादा ठरकी है। वो लड़की कहती है कि मिस्टर वैंग आप ही ने तो कहा था कि आप सीधा काम की बात करना चाहते हैं। वैंग कहता है कि लेकिन ये तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया है। वो कहती है कि मिस्टर वैंग हम सभी लोग अडल्ट हैं और हमें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा पास आ जाती है और उसके खरबूजे देखकर उसकी जो वायरस की शक्ति है वो जो उसकी ठरक को जगा देती है। और फिर वो लड़की कहने लगती है कि अब वो और नहीं कर सकती है और फिर वो बेड पर पड़ी होती है। वैंग भी कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, ये लड़की तो जायू और मियाऊ दोनों से बहुत ज्यादा संभालना मुश्किल है। वो कमरे से बाहर निकल आता है। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी भी उसी का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो बच्चा बाहर आ गया है और फिर से उसके पर नजर रखने लगे और वो कहने लगता है कि ये लोग अभी भी मुझे पीछा कर रहे हैं और मैं इनसे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। वो लिफ्ट में जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड भी सोचने लगते हैं कि ये अजीब है, ये बच्चा इस होटल को छोड़कर नहीं गया है बल्कि परले फ्लोर पर चला गया है।
और जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है वो कहता है कि अरे भाई उसका पीछा करो, उसे भागने मत देना, नहीं तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। और सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि बाकियों का क्या हुआ, अभी तो मैंने उसे यहाँ इस टॉप फ्लोर पर आते हुए देखा था और हमारे जो और लोग हैं वो नीचे नजर रखे हुए हैं। और अब वो कहने लगते हैं कि लेकिन वो बाकी लोग कहाँ गए, इसका तो कोई निशान नहीं है।